नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय फेसबुक व्यूअर्स। आज हम आपके सामने आए हैं हमारे दो विशेषज्ञों को लेकर ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल डेंगू डे। तो हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ जुड़े हैं वो है डॉक्टर स्वरूप वर्मा। बोखार्ड में ये जनरल फिजिशियन और इंटरनल मेडिसिन के लिए कार्यरत है। वी वेलकम यू सर। एंड वी हैव डॉक्टर गुंजन लोने, हेमाटोलॉजिस्ट एंड ऑन्को हेमाटोलॉजिस्ट। मैम वी वेलकम यू ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमें टाइम दिया। तो आज का विषय हम स्टार्ट करते हैं सर आपसे। डेंगू क्या है ये और इसका सोसाइटी पे क्या प्रभाव है? देखिए, बेसिकली डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे हम आर्बो वायरस कहते हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन यूजुअली पेशेंट्स लोगों में मच्छर के काटने से फैलता है। अब डेंगू वायरस ये वायरल इन्फेक्शन होने के कारण जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट किसी माध्यम से किसी सोर्स से पहुंचे दूसरे में। कोई ना कोई माध्यम इसके लिए आवश्यक होता है, इसीलिए इसे वेक्टर बॉर्न डिजीज भी कहते हैं। यानी कि जैसे एक मच्छर होता है जिसे हम कहते हैं एडिस इजिप्टी मच्छर, उसके द्वारा ये डेंगू लोगों में फैलता है। तो इट्स एन आर्बो वायरस विच इज बेसिकली स्प्रेडिंग बाय अ वेक्टर एडिस इजिप्टी, और इसका बर्डन ग्लोबली बहुत ज्यादा है। यानी अगर हम डाटा निकालें तो पिछले 2000 से अभी तक के 2019 तक 50 मिलियन से भी ज्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड में केसेस पाई गई हैं। उसमें से मेजर बर्डन यूजुअली साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस रीजन में ज्यादा है। और अगर हम देखें इंडिया में भी पेशेंट ज्यादा से ज्यादा जो एडमिट होते हैं स्पेशली इन रेनी सीजन, वो डेंगू के ही पाए जाते हैं। तो इतना ये सीवियर हो सकता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन, जरूरी नहीं पेशेंट ओपीडी में ही ट्रीट हो, इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हम आगे बात करेंगे, जिसके कारण पेशेंट एडमिट भी होते हैं। तो इसीलिए इसके बारे में जानना, इसे समझना बहुत जरूरी है। ओके सर, कैसे फैलता है ये वायरस? जैसे कि मैंने बताया कि वायरस ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड वायरस है जिसे हम आर्बो वायरस कहते हैं, जो कि फ्लेविवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसे फैलने के लिए ये डायरेक्ट नहीं फैलता, इसीलिए इसको हम वेक्टर बॉर्न कहते हैं। वेक्टर वो होता है एक माध्यम। इस वायरस में मच्छर एक सबसे बड़ा माध्यम है। किसी मरीज को अगर डेंगू है, उस मरीज को अगर ये वायरस, ये बैक्टीरिया, मच्छर काट ले, तो उसका ब्लड उसके साथ दूसरे मरीज को जाके अगर वो मच्छर काटता है तो वो ब्लड वैसे स्प्रेड होता है और पेशेंट को अगेन वायरस स्प्रेड होकर डेंगू हो सकता है। ओके सर, ऐसे पेशेंट आपके पास क्या लक्षण लेकर आते हैं? डेंगू के सबसे मेन लक्षण होते हैं बुखार। सबसे पहला जो सिम्टम है वो बुखार, जो कि एक सैडल बैक टाइप बुखार हम जिसे कहते हैं, जिसमें चढ़ उतार बुखार जिसे हम कह सकते हैं कि पहले कुछ दिन बुखार चढ़ता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ता है। ये बुखार बहुत तेज होता है, यानी पेशेंट को इतना सीवियर फीवर आता है जिसमें कि शरीर दर्द, जो पेशेंट एक्सप्लेन करते हैं वो कहते हैं शरीर टूट रहा है। तो इसे हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा फीवर के समय बॉडी में पेन होता है जिसमें कि पेशेंट रोने लग जाते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को मेन कंप्लेंट होता है हेडेक, और हेडेक हर बुखार की तरह टिपिकल नहीं होता। इसमें एक टिपिकल पैटर्न आता है कि पेशेंट एक्सप्लेन करते हैं आंखों के पीछे हेडेक स्पेशली होता है, और जिसे हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं। आंखों की मूवमेंट, जब पेशेंट मूवमेंट करते हैं इधर उधर, तब पेशेंट के आंखों के पीछे उनको पेन होता है। इनफैक्ट अगर हम आंखों पे प्रेशर दें पेशेंट के, तब भी उनको बहुत सीवियर पेन होता है। तो फीवर, बॉडी एक और हेडेक, ये बहुत मेन सिम्टम्स है डेंगू के। इसके अलावा पेशेंट को रैश, जिसे हम चट्टे भी कहते हैं बॉडी पे, ये चट्टे आने के टाइप्स भी होते हैं। किसी को मैक्यूलो पैपुलर, किसी को पैपुलर आते हैं, एरिथमेटस आते हैं, पिन पॉइंट, बहुत ही बारीक बारीक चट्टे भी आ सकते हैं, थोड़े फैले हुए पसरे हुए चट्टे भी आ सकते हैं। तो ये सब डेंगू के लक्षण है। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण होते हैं जो कि बाकी फीवर्स के साथ कॉमन है, जैसे कि जी मचलना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, कमजोरी महसूस होना, फटीग जिसे हम कहते हैं, पेशेंट जल्दी थक जाते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता जिसको हम मलेज कहते हैं। ये सब भी बहुत रेयर फॉर्म्स भी कुछ लक्षण आते हैं पेशेंट में, जैसे कि पेट में दर्द सीवियर होना और पेशाब में दिक्कत होना डिहाइड्रेशन की वजह से। किसी मरीज में 0.3% केसेस में हम अगर माने तो लूज मोशंस भी पाए जाते हैं। इस तरीके से पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं।
सर ने जैसे बताया है मैम कि ये वायरस जो है हमें ब्लड में रहता है, तो ऑफ कोर्स आपका रोल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे शरीर के पेशियों में ये वायरस क्या इफेक्ट करता है, आप बताइए प्लीज। सो बेसिकली डेंगू वायरस अपने पेशियों में क्या इफेक्ट करता है, इससे पहले जानते हैं कि पेशिया मतलब क्या, या पेशिया कहाँ से बनती है। सो पेशिया मतलब जो हमारे ब्लड में अलग अलग सेल्स होते हैं उसे हम पेशी कहते हैं। हमारा ब्लड जो होता है वो हमारे बोन मैरो, यानी जो हमारी हड्डियां होती है, हड्डी के अंदर एक द्रव होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, और इस द्रव में से ये सेल्स, ये पेशियां बनती है, जिसमें मेनली 3 पेशी होती है। एक होता है लाल खून, रेड ब्लड सेल्स, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी हमारा सफेद खून जो हमारी प्रतिकार शक्ति बनाता है, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स यानी अपना पीला खून, तो ये हमारी ब्लीडिंग को रोकता है नॉर्मली। तो ये सारी पेशियां डेंगू में ओवरऑल कम होती है, पर जितने भी एक आम जनता से जब भी हम डेंगू का नाम सुनते हैं उसके साथ आता है प्लेटलेट। तो ये एक यूनिवर्सल है और सारे नॉर्मल जनता में ऐसे पता है कि डेंगू मतलब प्लेटलेट कम होना, या किसी को प्लेटलेट कम भी दिखा, बुखार नहीं है कुछ नहीं है, तो भी हम उससे पहले सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो आता है डेंगू। तो जनरली प्लेटलेट्स और डेंगू का एक साधारण हमने देखा है कि साथ में चलते हैं, डेंगू होना और प्लेटलेट कम होना ये काफी स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। पर हमने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिसमें तीनों ही पेशियां काफी सीरियस तरीके से कम हो सकती है। इसमें जब ये तीनों कम होते हैं तो पेशेंट ज्यादातर हॉस्पिटलाइज ही होता है, वो सीवियर डेंगू में ही माना जाता है और उसे उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है। लेकिन हम पहले बात करते हैं माइल्ड डेंगू लोगों में, जिनमें बहुत कम नहीं है, लेकिन फिर प्लेटलेट कम मतलब क्या, इस पे हमने पहले पता करना चाहिए कि कम ये इसका डेफिनेशन क्या है। तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट ये 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। 1 लाख से जब नीचे होने लगता है, भले ही 1 से 1.5 लाख भी लो प्लेटलेट में माना जाता है, बट जब 1 लाख से नीचे जाना होता है तो हम लोग ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और उसको ज्यादा मॉनिटर करने लगते हैं। अगर आप एज अ हिमेटोलॉजिस्ट में बोलूं तो मोर देन प्लेटलेट्स इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, सर भी इसमें मेरे साथ शामिल हो सकते हैं कि हम लोग ज्यादातर हीमोग्लोबिन पे हीमोग्लोबिन देखते हैं, और हिमेटोक्रिट करके एक चीज होती है। हिमेटोक्रिट मतलब हमारा खून कितना गाढ़ा है, मतलब जैसे हम अगर चाय में पानी कितना और दूध कितना जैसे देखते हैं, वैसे ही खून में खून यानी पेशिया, और जो पेशियों में को फैलने के लिए जो पानी लगता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। कोरोना के एरा में आपने प्लाज्मा काफी बार सुना होगा। तो जो प्लाज्मा होता है, तो हिमेटोक्रिट का मतलब है कि खून गाढ़ा होना और ये प्लाज्मा कम होना। तो जितना खून गाढ़ा होगा तो उतना ही हमें शरीर में जो हमारी जो लालपन आता है, डेंगू में रैशेस आते हैं, ये सारे उसी से संबंधित है। और आपने सुना होगा, देखा होगा कि डेंगू में लोग बोलते हैं बहुत पानी पीजिए और सलाइन लगाते हैं, मतलब हाइड्रेटेड रखते हैं हम पेशेंट्स को, वो इसीलिए क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है। और जो भी सिम्टम्स होते हैं वो गाढ़े खून की वजह से, सर दर्द, सिर आंख के पीछे का दर्द, सारे जितने भी सिम्टम्स और लक्षण हैं वो सारे उससे संबंधित है। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो वी जनरली फोकस ऑन द हिमेटोक्रिट एंड हीमोग्लोबिन इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट देन द प्लेटलेट्स। लेकिन हाँ, अगर मैं डॉक्टर नहीं हूं और अगर एक मेरा फैमिली मेंबर है और मैं पेशेंट की कोई रिश्तेदार हूं, तो मेरा ध्यान हमेशा प्लेटलेट की तरफ जाएगा, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स का। लेकिन यही है कि प्लेटलेट्स कितने कम पे हमें डरना है, या हमारा पैनिक बटन जो बटन दबता है कि नहीं प्लेटलेट कम हो गया। मेरे पास ऐसे रिश्तेदार और ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मैडम 80,000 हो गया, अभी 40,000 हो गया, लेकिन एज अ डॉक्टर 20,000 तक भी हम लोग पैनिक नहीं होते हैं अनलेस पेशेंट इज ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग है तो हाँ, प्लेटलेट काउंट कोई भी नंबर पे हो मायने नहीं रखता, हमें उस पर एग्जैक्टली तभी एक्ट करना है। लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं है तो 20,000 10,000 तक भी हम रुकते हैं टू एक्चुअली एक्ट अपॉन दैट लो प्लेटलेट काउंट। थैंक यू वेरी मच मैम। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? क्या है कि डेंगू जब प्रेजेंट करता है, बहुत बार डेंगू के बर्डन देखा जाए, डेंगू का वायरस बहुत फैला हुआ है पूरे इंडिया में हर जगह, लेकिन सारे मरीज अफेक्ट नहीं होते। जिनको भी डेंगू वायरस बाइट करता है उस पर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के वायरस से बाइट करे। डेंगू वायरस 4 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4। अब एक सीरोटाइप से अगर बाइट हो जाए, एक सीरोटाइप अगर ट्रांसफर हो जाए, तो जरूरी नहीं कि पेशेंट प्रेजेंट करेंगे सिम्टम्स लेके, तो पेशेंट बहुत बार एसिम्टोमेटिक भी रह जाते हैं। अगर दूसरा सीरोटाइप का वायरस उनके बॉडी में एंटर हो रहा है तब जाके पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें सिम्टम्स जो मैंने आपको पहले बताया वो तो आती हैं।
अब अगर पेशेंट को हम टाइमली ट्रीट ना करें तो उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसकी अगली स्टेज जो होती है डेंगू फीवर के बाद की, वो होती है डेंगू हेमरेजिक फीवर। उसके भी 3 ग्रेड्स होते हैं। अगर प्लेटलेट कम नहीं हो रहे हैं तो हम ग्रेड 1 कहते हैं, ग्रेड 2 में प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, ग्रेड 3 में पेशेंट का बीपी और बाकी सर्कुलेटरी फेलियर जो होता है उसके फीचर्स आते हैं, जैसे कि पल्स का रेट बढ़ जाना, हार्ट रेट, पल्स रेट बढ़ जाना, बीपी फॉल हो जाना और फीवर कंटिन्यू रहना, ये सब भी फीचर्स आते हैं। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर में ये सारे फीचर्स है और साथ में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग होने का चांस, जैसे मैडम ने बताया कि प्लेटलेट जब कम होते हैं तो ब्लीडिंग होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो ब्लीडिंग कहीं ना कहीं से होना, जैसे कि ब्रश करते टाइम गम्स में से ब्लीडिंग होना या यूरिन या लैट्रिन में से ब्लड आना, तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अब ये सही टाइम पे अगर ट्रीटमेंट ना मिले पेशेंट को तो अगला इसका सीवियरिटी फॉर्म होता है, जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कि पेशेंट इवन एडमिट होने के बाद भी सर्कुलेटरी फेलियर यानी पेशेंट के जो ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने वाला जो सिस्टम है वो पूरा फेल हो जाता है, जिसमें कि बीपी बहुत लो चलता है, पेशेंट की पल्स बहुत वीक चलती है। इसमें नॉर्मल सलाइन का जो ट्रीटमेंट हम पहले पेशेंट को दे रहे हैं उससे भी इफेक्ट नहीं आता, पेशेंट को बहुत बार हमको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है। और भी डेडली कोई कॉम्प्लिकेशंस जो कि बहुत रेयर पाए गए हैं डेंगू में, जैसे कि ब्लीडिंग अगर ब्रेन में हो जाए तो उसको हम सेरेब्रल हेमरेज भी कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स भी मरीज हमारे पास में आ सकते हैं बेहोशी की हालत में, कोमा में। ये बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट ये कॉम्प्लिकेशंस हमें अवॉइड करना जरूरी है। ओके मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या टेस्ट हम इसमें करते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशंस हम इसमें करते हैं, जिस पर आगे क्या उपचार होना चाहिए, इसके तरफ हम ध्यान दे सकते हैं? सबसे पहले अगर आप घर पे हो और आपको फीवर आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है, कम नहीं हो रहा है कुछ टाइम पे, तो जरूर आपने ब्लड टेस्ट कम से कम डॉक्टर के पास विजिट करके ब्लड टेस्ट करनी चाहिए। काफी बार हम लोग उल्टा चलते हैं, मतलब सीबीसी देखते हैं, उसमें प्लेटलेट कम होता है, इसीलिए डेंगू का शक आता है और फिर डेंगू टेस्ट किया जाता है। तो ये साधारण मैक्सिमम लोगों में ऐसे ही होता है, क्योंकि एक सबसे बेसिक और सबको पता होने वाली टेस्ट होती है सीबीसी। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो वैसे प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, जो 2 पैरामीटर्स है, वो देख के हमें थोड़ा फार अंदाजा आ जाता है कि क्या ये डेंगू है या नहीं। अगर जैसे पहले तो ये भी मुझे एक्चुअली लगता है कि ये सवाल किसी ने आज तक पूछा नहीं है, बट ये पूछना चाहिए कि डेंगू में प्लेटलेट कम क्यों होते हैं। तो डेंगू में प्लेटलेट कम होने का बहुत सिंपल आंसर है कि जो वायरस है वो वायरस हमारे, जैसे कोरोना के भी वायरस का आपने अगर देखा होगा तो ऐसे पेशेंट्स थे जिनमें प्लेटलेट्स कम पाए गए थे। तो बेसिकली एनी वायरस फॉर दैट मैटर, डेंगू पर्टिकुलरली, ये हमारा बोन मैरो, जिसकी मैंने पहले भी बात की थी, जहां से हमारा ब्लड की फैक्ट्री है जो, उसको दबा के रखता है। अब उसको दबाने की वजह से ये सारे जो पेशियां है वो बन ही नहीं पाती और उसमें एक ब्रेक लग जाता है और इसीलिए हमारा ज्यादातर प्लेटलेट घटता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो जब डेंगू वायरस जाता है तो हमारी जो वेसल्स है, यानी हमारे जिस पाइप्स में से जिनमें से हमारा खून बहता है, उनका परमिएबिलिटी, यानी वो मैं बोल सकती हूँ उसमें से पानी सारा शरीर में लीक होता है। वो लीक होने की वजह से भी प्लेटलेट कम होते हैं। तो ये रीजंस है बिकॉज ऑफ द वायरस कैसे प्लेटलेट कम होता है। तो अभी जब हम लोग जांचों पे आते हैं तो जांच करते वक्त अगर सीबीसी कर लिया, प्लेटलेट कम है, प्लेटलेट कम होने के बहुत कारण हो सकते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज जस्ट डेंगू। बुखार और प्लेटलेट कम होना, अगर मैं बात करूं तो अपार्ट फ्रॉम डेंगू वायरस बहुत सारे वायरस है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस C, कोई भी वायरस ऐसा प्रेजेंट कर सकता है, कोरोना वायरस भी ऐसा प्रेजेंट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड वायरसेस, ये ITP जैसी बीमारी हो सकती है, लेकिन हाँ उसमें फीवर नहीं होगा। बट हाँ, कैंसर्स में भी मैक्सिमम पेशेंट्स में, मेरा कैंसर वर्ल्ड है तो कैंसर पेशेंट्स जनरली ऐसे आते हैं कि जिनका प्लेटलेट कम और फीवर आना। तो इसीलिए पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि फीवर और प्लेटलेट कम को आप लाइटली मत लीजिए, डेंगू समझ के आप घर पे नहीं बैठिए। प्लस प्लीज आप अपने जनरल फैमिली डॉक्टर या किसी भी फिजिशियन को पहले दिखाइए। उसके बाद हम आते हैं कि अगर समझो हम लोग डेंगू पे शक आ रहा है हमारा रिपोर्ट देख के, तो हम नेक्स्ट टेस्ट करते हैं जो डेंगू को आइडेंटिफाई करता है, वो है डेंगू NS1 और IgM टेस्ट। तो ये NS1 और IgM क्या है, जो लोग ऑलरेडी डेंगू से पीड़ित होंगे वो थोड़ा इससे रिलेट कर पाएंगे। सो NS1 एंटीजन है, मतलब जब डेंगू वायरस हमारे शरीर में होता है तब ये पॉजिटिव आता है, जब वो एक्टिव फेज में होता है। जैसे जैसे डेंगू वायरस का इफेक्ट कम होता है, कोई भी वायरस जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। तो जैसे जैसे NS1 कम होगा और एंटीबॉडी IgM होता है, उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, वो ऊपर आता है, मतलब ही हमारा
ऑलरेडी रिकवरी पाथ पे हम हैं और हमारी बॉडी में वायरस का इफेक्ट कम हो रहा है। सो ये एक डेंगू की स्पेशल टेस्ट होती है, जो हम सिंपल ब्लड टेस्ट है, जहां से हम पता कर सकते हैं कि ये डेंगू है भी या नहीं। ओके सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद में इस पर क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है और आप कैसे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं? बेसिकली अभी हमने जब डेंगू के सिम्टम्स के बारे में बात की, उसके मैनिफेस्टेशन के बारे में बात की, तो हमने देखा कि डेंगू पहले सिंपल डेंगू फीवर करके प्रेजेंट करता है, फिर डेंगू हेमोरेजिक फीवर और बाद में डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब डेंगू फीवर का जब फेज होता है तब सिंपल सबसे मेन जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो है बेड रेस्ट। पेशेंट को सबसे पहले तो अश्योर करना है कि आपको डेंगू जरूर हुआ है। अगर वो डेंगू फीवर वाले फेज में चल रहे हैं, अच्छे से ओरल इंटेक ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो उनको सबसे पहला मेन पॉइंट उनको बताना है कि बेड रेस्ट करना है। और दवाइयों में हम बेसिकली वायरस के अगेंस्ट कोई दवाई नहीं होती और डेंगू के वायरस के अगेंस्ट तो कोई दवाई है ही नहीं। इसीलिए हम लोग इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और सपोर्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया बेड रेस्ट, उसके बाद में बुखार अगर आता है तो सिंपल पैरासिटामोल का टैबलेट देना है। मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि दुकानों में जाते हैं, बुखार की दवाई मांग लेते हैं, जिसमें कि उनको बहुत बार एसिक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक, निमेसुलाइड, इस तरीके के NSAIDs ड्रग वो मिलते हैं, वो नहीं लेना है। इसके बाद कोई डॉक्टर्स बोलो या मार्केट में जो दुकान है वो उनको स्टेरॉइड्स दे देते हैं, वो भी नहीं लेना है। ये दो चीजें अवॉइड करना है। रेस्ट के बाद पैरासिटामोल सिंपल लेना है, हाइड्रेट करना है, पेशेंट ने खुद को ओरल इंटेक अच्छा रखना है, ORS पियो और जूसेस पियो। अगर खाना नहीं हो रहा है तो कोशिश करना लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा लेते रहें और डाइट को मेंटेन रखें। वायरस है, अपना टाइम लेगा, अपने टाइम के बाद में ठीक होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर ये 6 से 7 दिन में अगर बुखार नहीं कम हो रहा है या पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं, जैसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर, तब हम पेशेंट को एडमिट करके उनका इलाज शुरू करते हैं, क्योंकि उस समय पेशेंट यूजुअली ओरली ले नहीं पाते। तब पेशेंट को हम सलाइन में भी जो प्रकार होते हैं, नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रोज, ये सब हम उनको देते हैं। इन डेंगू वायरस में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। बहुत सारे लोग डेंगू का ट्रीटमेंट का पर्चा हमारे पास लेकर आते हैं जिसमें ऑलरेडी कोई एंटीबायोटिक चल रहा होता है, बट डेंगू में एक्चुअल एंटीबायोटिक का रोल नहीं, अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। प्लस इसके कॉम्प्लिकेशंस के साथ में, अगर जैसे हमने बताया कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर में सर्कुलेटरी फेलियर होता है, तो बहुत बार किडनीज पे अफेक्ट आता है, लिवर पे अफेक्ट आता है, लिवर एंजाइम्स, जैसे मैडम ने बताया, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन हमने मेन डेंगू के लिए किया है, उसके साथ हम एडिशनल कुछ 1-2 इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, जब पेशेंट डेंगू हेमोरेजिक फीवर में हमारे पास में आ रहे हैं। इसके बाद जब उनके सलाइन और वो सब दे रहे हैं, तो लिवर के लिए भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं एडमिट होने के बाद में। जब पेशेंट को डेंगू हेमोरेजिक फीवर से डेंगू शॉक सिंड्रोम में जब पेशेंट लैंड अप हो जाते हैं, तब उनका बीपी मेंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक दवाइयां होती है, वो हम स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को आईसीयू में रख के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करते समय सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है रिलेटिव की तरफ से कि सर हमारे पेशेंट के प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, 10,000, 50,000 हो गए, 40,000 हो गए, आप प्लेटलेट क्यों नहीं चढ़ा रहे? तो ये पैनिक जो रिलेटिव्स क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर भी हम क्लियरिटी करेंगे, जिसमें मैडम मेरा साथ देंगी कि प्लेटलेट लगाने का जो थ्रेशोल्ड है वो कब है। तो मैडम आप बताइए, ट्रीटमेंट में प्लेटलेट के साथ में आप हम लोग कब हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का ये करते हैं? सो बेसिकली मोस्टली जब भी हमारे पास डेंगू पेशेंट एडमिट होता है, तो एडमिशन ऐसे भी होता है काफी बार कि जो 1 लाख प्लेटलेट के साथ भी एडमिट हो जाएगा, बिकॉज उसको काफी फीवर आ रहा है जो रुक ही नहीं रहा है, तो वो फीवर के साथ एडमिट होता है, जबकि उसका प्लेटलेट कम नहीं हुआ होता है। और दूसरे एक टाइप के पेशेंट्स होते हैं जिसमें फीवर उतना नहीं है, लेकिन क्योंकि प्लेटलेट बहुत गिर रहा है, तो हम घर पे रह के कॉम्प्लिकेशंस होने के से बजाय वो बचने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जबकि पेशेंट काफी सिक नहीं होता है, बट जस्ट बिकॉज उसका प्लेटलेट ड्रॉप हो रहा है, तो जस्ट एज एन ऑब्जर्वेशन हम लोग उसको उन्हें एडमिट करते हैं। लेकिन तो भी अगर भले ही हम पेशेंट एडमिट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें प्लेटलेट चढ़ाएंगे, बिकॉज प्लेटलेट चढ़ाना ये मतलब आप समझ लो आप रिपोर्ट्स को ट्रीट कर रहे हो। सो बेसिकली वी एज डॉक्टर्स वी आर ट्रीटिंग पेशेंट्स एंड नॉट रिपोर्ट्स। सो जस्ट हम लोग प्लेटलेट चढ़ाएंगे और आपको रिपोर्ट में प्लेटलेट बढ़ा के आएंगे, और वो एक अलग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होगा और कुछ नहीं। प्लस सेकेंडली मुझे एक ये और चीज सारी जनरल पब्लिक को बतानी है कि प्लेटलेट चढ़ाना इतना आसान नहीं है। मतलब हमें प्लेटलेट मार्केट में खरीद के नहीं मिलता है, somebody has to donate it। कोई डोनेट करेगा तब जाके आपको ये प्लेटलेट, सो इट इज अ वेरी रिजर्व्ड कमोडिटी,
इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको भी किसी के लिए डोनेट करना होता है। एक टाइम था कोरोना में जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, हमें प्लेटलेट्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि डोनेशन कैंप्स नहीं हो पा रहे थे, वॉलंटरी डोनेशन सब डर रहे थे कोरोना से। तो एक टाइम ये भी था, इसलिए हमें पता है कि कोई भी ब्लड प्रोडक्ट कितना मूल्यवान होता है। तो ये होगी पहली बात। दूसरा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अपने पेशेंट को हम लोग खुद कुछ धोखों में भी डाल रहे हैं, जैसे कि रिएक्शंस हो सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ फॉरेन बॉडी, कुछ फॉरेन चीज जब बॉडी में जाती है तो रिएक्शन हो सकती है। ये प्लेटलेट्स अगर भले ही फुली मैच्ड है, सब कुछ है, तो भी वायरसेस का ट्रांसमिशन होना इक्वली इंपॉर्टेंट है, जो हमें चेक में रखना है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कभी भी बस है, मिल रहा है इसलिए हॉस्पिटलाइज हो जाओ और खून चढ़ा लो, प्लेटलेट चढ़ा लो, ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी समय देख के क्लिनिकल डिसीजन लेके ही डिसाइड करना है। जो हमने एक थेरोटिकल डेटा है वो बोलता है 10-20 हजार तक प्लेटलेट नहीं चढ़ाना है, लेकिन हाँ ब्लीडिंग हो रहा है तो हम कोई भी लेवल पे प्लेटलेट चढ़ाने की ये करते हैं। और हाँ, पेशेंट्स को डिस्चार्ज कब कर सकते हैं? जब प्लेटलेट काउंट 50,000 तक भी आता है, क्योंकि देयर इज अ टाइम व्हेन प्लेटलेट गो डाउन एंड अपने आप एक ग्राफ होता है जब प्लेटलेट ऊपर आना शुरू होता है, जैसे जैसे डेंगू का असर कम होता है। तो 50,000 के ऊपर जैसे जैसे प्लेटलेट जाने लगता है, पेशेंट इज गुड टू गो, अगर वो क्लिनिकली अदरवाइज स्टेबल है तो। मैम थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने बताया जनरल पब्लिक में क्या सिचुएशन होता है, तो सेम मैं आपसे पूछना चाहूंगी प्लेटलेट पैनिक सिंड्रोम के बारे में भी। ये पपीते का पत्ता क्या होता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, जो हम जनरल पब्लिक में डेंगू के साथ ये नाम जरूर जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में प्लीज आप बताइए। ये जो पपीते का पत्ता है, ये इसके बारे में मुझे लगता है इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। इसका इंट्रोडक्शन मुझे मेरे पेशेंट्स और रिलेटिव्स ने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया है सबसे पहली बार। आई थिंक जब भी मैंने स्टार्ट किया होगा इनिशियली मेरे रेसिडेंट डेज में, कि ये पपीते का पत्ता, कीवी का जूस, गिलोय का जूस, बहुत सारे हैं जिसमें पपीते का पत्ता हिट मतलब फर्स्ट नंबर पे आता है। तो ये पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट जो होता है, इसकी काफी सारी मार्केट में गोलियां है, कैप्सूल्स है, जूसेस है, और इस पर से भी लोग घर पे भी होममेड बना लेते हैं पपीते का पत्ता लाके जूस। तो इसमें ऐसे आया है कि लोगों में ये पूरा ऐसे मतलब इम्बाइब कर चुके हैं मार्केट में कि इससे प्लेटलेट बढ़ता है। ठीक है, तो पेशेंट जब आते हैं मुझे पूछते हैं कि मैडम ये पिला देते हैं, खिला देते हैं, इससे बढ़ जाएगा। सो आई नेवर से नो टू इट, बट अगर आप डेटा देखें तो डेटा भी आपको ऐसे मिलेगा विच विल टेल यू कि इट हेल्प्स यू, मतलब इट इम्प्रूव्स प्लेटलेट्स। तो पर मेरा मानना यही है, और अगर आप ये डेटा भी देखो ना, इसकी जो मेथोडोलॉजी है जिनमें ये यूज किया है, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेंगू वायरस जब हमारे शरीर में जाता है तो इसका एक पर्टिकुलर ट्रेंड है। ट्रेंड ये है कि पहले 3 दिन प्लेटलेट थोड़ा थोड़ा करके मैक्सिमम डे 4, 5, 6 पे ये प्लेटलेट एकदम नीचे चला जाता है, और अपने आप डे 7, 8 जैसे जैसे वायरस का इफेक्ट बॉडी से हटता है ये प्लेटलेट ऊपर आता है। अब इसके दौरान बीच में पेशेंट और हमारे रिलेटिव्स जब प्लेटलेट कम होता है 3, 4 दिन, तब पपीते का पत्ते का जूस खाना शुरू करते हैं। 7वें दिन, 8वें दिन डेंगू वायरस हटने के बाद अपने आप प्लेटलेट ऊपर आता है, पर क्रेडिट जाता है पपीते के पत्ते को। तो ऐसा ये पपीते का पत्ता ये फर्स्ट स्कोर करके मार्क्स लाके जीत चुका है मार्केट में। मेरे तरफ से मैं बस इतना अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ कि पपीते का पत्ता का अगर आप डेटा देखें, मेटा एनालिसिस देखें, एक श्रीलंकन स्टडी है जिसमें उन्होंने वही बोला है कि पपीते के पत्ते का हार्म नहीं होगा शायद, बट यूज बिल्कुल भी नहीं है। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर ये पपीते का पत्ता सही में कुछ करता तो WHO की तरफ से या कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड आज तक कोई भी बुक में या कोई भी आर्टिकल में इसको पब्लिश क्यों नहीं करती कि हाँ ये चीज जेन्युइनली FDA अप्रूव्ड है कि इट हेल्प्स यू। नहीं हुआ है आज तक। और अगर ऐसे ही होता तो मेरे पास जितने भी कैंसर पेशेंट्स है और बाकी भी कितने बीमारियां हैं जिसमें प्लेटलेट्स इससे भी कम होते हैं, 0 तक के प्लेटलेट देखे हैं मैंने, 10,000, 20,000, तो उनमें क्यों नहीं स्टडी हुई है कि प्लेटलेट की पपीते का पत्ता खिला के देखते हैं प्लेटलेट बढ़ता है कि नहीं। क्यों सिर्फ डेंगू में ही पपीते का पत्ता काम करता है? क्योंकि इट इज नॉट द पपीते का पत्ता। और वैसे जैसे सर ने बोला, जो सीरियस डेंगू होते हैं, डेंगू हिमोरेजिक फीवर, जिनके प्लेटलेट काफी समय तक गिरे हुए रहते हैं, जिनको हमें स्ट्रगल होता है उनका ट्रीटमेंट करने को, दे आर रियली इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, उनमें कभी कोई डेटा नहीं। अगर आप जितना आर्टिकल्स देखें कि जो पपीते का पत्ता उनको खिलाए और उनको ICU से बाहर निकाले। सो आई रियली डोंट गो इन एंड से येस फॉर एनी पपीते का पत्ता का कोई भी ऑप्शन। सो
ऐसे है। इसमें एक एडिशनल पॉइंट मैं भी मैडम के साथ जोड़ना चाहूंगा कि बहुत बार ये पेशेंट के रिलेटिव्स एडमिट होते हैं, पेशेंट उसके बाद में अगले दिन जूसेस लेकर आ जाते हैं। अब उनको मना करो तब भी वो पेशेंट के रिलेटिव पिला देते हैं। तीसरे दिन हम राउंड पे जाते हैं तो देखते हैं कि पेशेंट को नया सिम्टम चालू हो गया है, लूज मोशंस। हम परेशान हो जाते हैं कि पेशेंट को लूज मोशंस क्यों हो रहे हैं, तो डेंगू चल रहा है, ये क्या हो रहा है। तब पता चलता है कि उसको जूस भर भरा के ग्लास भर के पिला दिया। तो अब ये एक, भले उसका रोल हो या ना हो हम तो नहीं मानते, लेकिन उसके ये कुछ साइड इफेक्ट्स भी हमने देखे हैं कि पेशेंट को हम यहाँ ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ से सलाइन दे रहे हैं और ये लोग जूस पिला के उसको लूज मोशन करा दे रहे हैं। जितना सलाइन और हम सब चढ़ा रहे हैं सब वेस्ट हो जा रहा है, वीकनेस। और उसके बाद वीकनेस, उसकी वजह से और वीकनेस डेवलप हो रहा है, पेशेंट को इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, फिर से पैनिक कि पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहे। तो ऐसा है कि मरीज का बीमारी क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम जैसा हम कर रहे हैं। तो अपने मन से ट्रीटमेंट ना करें, ये ज्यादा बेटर है। पपीते का पत्ता जब बात होती है ना, तो मुझे लगता है उसके लिए एक अलग एक FB लाइव या अलग कोई टॉपिक है जिसमें 1 घंटा बात हो सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशन में एक्चुअली मजा आएगी, क्योंकि मुझे भी जानने में मजा आएगी कि और क्या पेशेंट्स जो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं उनके साथ बैठ कर बात करना पड़ेगा। ओके सर, बहुत कुछ जाना आपकी तरफ से मैम, आपने भी बहुत जानकारी दी है। अब मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इसके डूज एंड डोंट्स होने चाहिए या फिर है इसके डूज एंड डोंट्स? आप जनरल पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में, प्लीज बताइए। सो इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डेंगू, मुझे लगता है तो जो बेसिक चीज है कि आप जितना हो सके मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंट करें खुद को, जिसमें हम दिन में आप अगर मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करें, फुल स्लीव्स या जिसमें हम लोग मच्छर से अपना बचाव कर पाए ऐसे कपड़े पहने, रात को सोते समय मॉस्किटो नेट्स यूज करें, और अगर आप आजू बाजू जितना आप क्लीनलीनेस रखोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। डोंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज की हमने देखा है कि ये जो डेंगू वायरस है ज्यादा फैलता है रेनी सीजन्स में। उसके पहले भी जब समर्स होते हैं, समर जैसे ही खत्म हो जाते हैं, लोग अपना कूलर हटाना भूल जाते हैं। तो कूलर में जो पानी जमा होता है वहां से सबसे पहले शुरुआत हो जाती है। साथ ही साथ स्टैग्नेंट वाटर जो हमारे घर के अगल बगल में पानी ठहरे हुए पानी के थपके हैं, ये प्लीज ये ना जमा होने दे, पानी को जमा ना होने दे एक जगह पे जिसमें ये मच्छर सरवाइव करते हैं। जल्द से जल्द जैसे समर्स हट गए अपने कूलर्स बाहर से हटा दे, क्लीन कर ले, ये करना जरूरी है। ये ना हो, अगर ये नहीं करोगे तो ये मच्छर वैसे डेवलप हो जाएंगे। कुछ चीजें और अवॉइड करना जरूरी है, जैसे कि अपने पॉन्ड्स, फिश पॉन्ड्स वगैरह भी हम लोग घर के अराउंड बना के रखते हैं, तो ये इसको या तो क्लीन रखो या तो हटा दो, कीप इट ड्राई। सारी चीजें ड्राई रखना बहुत जरूरी है। अब इसके साथ साथ हमने देखा है कि ये मच्छर जो है इसका एक स्पेशलिटी और है, ये मच्छर सिर्फ रात के टाइम नहीं बाइट करते, ये दिन में भी बाइट करते हैं। इट्स डे टाइम बाइट भी होता है इनमें, इसलिए दिन में, जैसे मैडम ने बोला है कि दिन में कवर करके रखें। इनफैक्ट हमारे बच्चे भी फुल स्लीव्स पहन के, इनको शाम को आप खेलने भेजते तो फुल स्लीव्स पहन के खेलने भेजो। इनफैक्ट हम भी अगर वॉक पे जा रहे हैं शाम को या मॉर्निंग में तो फुल स्लीव्स पहन के निकलो। तो इससे ये चीज हमें अवॉइड करना जरूरी है। हाँ, शाम के समय पे आप खिड़कियां बंद रख सकते हो। घर में जनरली शाम के समय पे मच्छर आते हैं। अगर आप हो सकता है तो आपके एरियाज में वो जो मॉस्किटो रिपेलेंट, वो फॉग वाली जो गाड़ी NMC का वो करवा लीजिए, सो दैट ओवरऑल सोसाइटी में डेंगू का अगर जो भी ब्रीड हो भी रहे हो थोड़े फार, वो कम हो जाए। अब ये जो चीजें हैं ये अब अवॉइड करने के लिए हो गई है। अगर हो गया अगर डेंगू हो जाता है तो क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो खुद के मन से मेडिसिन नहीं लेना है, स्पेशली फार्मेसी में जाके दवाइयां नहीं उठाना है, क्योंकि वो आपको पेन किलर्स देंगे जो कि हमें डेंगू में 100% अवॉइड करना है। साथ ही साथ स्टेरॉइड्स वो बिल्कुल नहीं लेना है। रेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये नोटिस किया है कि जब पेशेंट को डेंगू हो जाता है, बहुत सारे पेशेंट जो डेंगू फीवर में है, जो पहले फेज में है, अगर डेंगू हो रहा है तो रेस्ट नहीं करते, वो बुखार कम हो गया अपने काम पे लग जाते हैं। वैसा नहीं करना है कि क्योंकि डेंगू में अगर रेस्ट नहीं करोगे तो और प्लेटलेट फॉर्म होने की संभावना बढ़ जाती है। और डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। एडिक्वेट लिक्विड लीजिए, ORS लीजिए, फ्लूइड्स लीजिए, ये सब करना जरूरी है। डिहाइड्रेट नहीं होने देना है और ये फालतू फालतू की दवाइयां बिल्कुल नहीं खाना है। रेस्ट और जो मेन दवाइयां डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो
अब क्या करना चाहिए ट्रीटमेंट के दौरान वो मैम आपको बताएंगे। लास्ट नहीं, मेरा एक ही है कि बेसिक इज प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के पीछे मत भागिए। हमें प्लेटलेट्स को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना है। एक और चीज, जब आपके प्लेटलेट कम होते हैं, जो हम डायरेक्ट इंजेक्शन लेते हैं जिसे हम इंट्रामस्कुलर बोलते हैं, वो मत लीजिए, क्योंकि वहां पे फिर खून और ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। और लास्टली, papaya leaf extracts don't improve your platelets. I think that should be our final note to close this FB Live. But yes, if we have any questions, we will surely be able to answer. Thank you very much for all the information you both have given us. देवीदास वानखेड़े जी की तरफ से सर के लिए आया है एक नंबर सर। मैम के लिए मैसेज आया है a very detailed information ma'am, so thank you to both of you. कुछ questions भी आए हमारे viewers की तरफ से। Can someone get dengue twice? तो बेसिकली ट्वाइस होने की संभावना, जब मैंने आपको पहले बताया कि डेंगू के 4 टाइप के सीरोटाइप्स हैं, 1, 2, 3, 4। पहला सीरोटाइप, अगर कोई भी एक सीरोटाइप 1, 2 या 3, 4 में से कोई भी सीरोटाइप से अगर डेंगू हो जाए तो डेंगू मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद जो भी डेंगू का सीरोटाइप उसको अफेक्ट कर रहा है, तब वो डेंगू मैनिफेस्ट करता है। हाँ, अगर अगले साल, 2 साल, 1 साल, 2 साल के बाद ये सीरोटाइप का सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए, मान लो सेकेंड सीरोटाइप से अगर अफेक्ट हुआ है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली 4th सीरोटाइप से अगर अफेक्ट हो रहा है, तो डेंगू मैनिफेस्ट कर सकता है। इन सारे सीरोटाइप्स में जो सबसे डेंजर माना जाता है वो डेंगू 2 है। तो सीक्वेंस में अगर 1 सीरोटाइप के बाद अगर डेंगू वायरस 2 सीरोटाइप से अगर अफेक्ट होता है, तो वो ज्यादा डेंजरस मैनिफेस्ट कर सकता है। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है डेंगू वैक्सीन के लिए। इज देयर एनी वैक्सीन अवेलेबल? एक्चुअली यस, डेंगू वैक्सीन अवेलेबल है, बट जनरली अभी ट्रायल्स नहीं है अभी तक वो, क्योंकि प्रॉब्लम अभी फिर से मैं उसी का हूँ कि डेंगू के 4 सीरोटाइप्स होने की वजह से तो टेट्रावैलेंट जो हमको बनाना है, उसके अभी तक ट्रायल्स आए हैं आगे तक, लेकिन मार्केट में अभी तक पब्लिश नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि उसके पूरे रिजल्ट्स आने बचे हैं। अभी उस पर पूरा वर्क हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट डेंगू? इम्यूनिटी अगेंस्ट डेंगू, सो बेसिकली एक बार डेंगू होना जरूरी है टू डेवलप योर इम्यूनिटी अगेंस्ट डेंगू। मोस्ट लाइकली, जब जैसे सर ने अभी बोला, मोस्ट लाइकली जब एक बार डेंगू होता है, इफ वी हैव द सेम स्ट्रेन, वी वोंट कैच द सेम वायरस अगेन। बट जैसे कोरोना में देखा है, अगर वायरस भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रेस में है, वो अपना रूप बदल के आया, तो ऑब्वियसली इवन द वैक्सीन्स विल नॉट हेल्प एंड इवन योर इम्यूनिटी इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो ऐसा है कि हम लोगों को डेंगू की वैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आई डोंट गेस देयर इज अलग से कोई दवाइयां नहीं है। जनरल इम्यूनिटी हम जो रखते हैं वही हेल्दी लाइफस्टाइल, हाइड्रेशन अच्छा रखना है, प्रोटेक्शन खुद की करनी है। और अगर डेंगू आपको लग रहा है आपके एरिया में डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो उस समय तो और स्पेशल प्रिकॉशंस लीजिए जो हमने बताया है, और डाइट अच्छा रखिए अपना वो टाइम पे, तो ये इसी से इम्यूनिटी काफी भी डेवलप हो जाती है। अलग से कोई दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। Okay, next message is very detailed and informative session. Thanks both of you. Again we have question. Hi, Gursimran Kaur here. My question is to Dr. Verma. How long does the weakness stay after recovery and tips to fight the weakness? It's a good question, क्योंकि बहुत बार हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं, डिस्चार्ज भी कर देते हैं, लेकिन कई दिनों तक देखा गया है कि 10 से 15 दिन तक कुछ पेशेंट्स, अगेन इम्यूनिटी अगर अच्छा है तो डिस्चार्ज के कुछ दिनों में, 2-3 दिन में पेशेंट अपना सारा रूटीन वर्क करने लग जाते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, दैट टेक अ लॉन्ग टाइम, 15 दिन से 20 दिन भी लगते हैं। अब इसमें सिंपल फंडा है। सबसे पहली चीज, डिस्चार्ज हो गया पेशेंट को डेंगू के बाद, तो रेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने दिन का रेस्ट हम दे रहे हैं वो रेस्ट लेना है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स, कुछ मल्टीविटामिन, कुछ टैबलेट्स, कुछ सिरप्स हम देते हैं जस्ट टू बिल्ड अप देयर न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी, वो लेना है। हाइड्रेट अच्छे से रखिए। ओआरएस के पाउडर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इस चीज में। पाउडर जो हम बताते हैं पेशेंट को, ओआरएस में एक चीज ध्यान रखना है कि जो रेडीमेड सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि अगेन उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिक्स होता है। तो सिंपल है ओआरएस का पाउडर, उसको 1 लीटर पानी में मिला लो, वो धीरे धीरे पीते रहो, रेस्ट करो। जो टैबलेट्स और मल्टीविटामिन दिए हैं वो आपको लेना है। अब अपने आप रिकवरी आ जाती है 15 से 20 दिन में डेंगू में। Okay, thank you very much for the answer, sir. We have last message for ma'am.
Thanks, ma'am, for the information. So I thank you to all my viewers also, and thank you to my doctors for giving us such a wonderful information on dengue. So thank you, ma'am, and thank you, sir. Thank you.